Hello, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parekh, and this is a video in which I'm explaining the most important, highly anthologized poem by John Donne, the metaphysical poet. The name of the poem is The Good Morrow. Before I start this poem, I would like to ask all the students that kindly uh, listen this video very carefully because as I'm not visible in this video and I'm only explaining the poem. I'm explaining so many detailed things which are not usually available in the other videos which you see here and there on the YouTube. So this is going to be very helpful for all of you. So let us begin. जैसा कि मैं दूसरी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि मेटाफिजिकल पोइट्री का अपना एक खुद का एक स्टाइल होता है और द एस राइटर यानी कि द मेन राइटर इन दिस कैटेगरी इज जॉन डन। हालांकि और भी बड़े राइटर्स हुए हैं इस कैटेगरी में, जैसे जॉर्ज हर्बर्ट का नाम बहुत फेमस है, हेनरी वॉन का नाम बहुत फेमस है और भी बहुत सारे राइटर्स हैं। और 20th सेंचुरी में जो टी.एस. एलियट जो बड़े राइटर हुए उन्होंने भी मेटाफिजिकल स्टाइल को फॉलो किया है। मेटाफिजिकल स्टाइल कोई बहुत टफ स्टाइल नहीं होता है। अब लिटरेचर के स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं उनके लिए ये समझना बहुत इजी होता है कि दो अनकंपेरेबल चीजों को जब कोई कभी कंपेयर करे तो उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिकल कंसीट। ठीक है, और उसके लिए एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी फेमस है दैट व्हेन टू हेट्रोजीनियस आइडियाज आर योक्ड बाय फोर्स टुगेदर। ये डॉक्टर जॉनसन की दी हुई डेफिनेशन है। तो अच्छा, ये जो सोनेट हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक सोनेट की कैटेगरी में नंबर 1 पे आती है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो 21 लाइंस का है। तो ट्रेडिशनल सोनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नहीं लिखा गया है। ये एक लव पोएम है और इसको हम गे पोइट्री की कैटेगरी में लेते हैं। और एक और नया स्टाइल मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जो मैं आगे डिस्क्राइब करूंगा, और जिनको ये पीडीएफ मिलेगी उनको ये ऑलरेडी मिल जाएगा कि मैं इसमें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आप देखिए यहाँ पे। द गुड मॉरो, गुड मॉरो का मतलब है एक देयर इज एन इमेजिनरी सिचुएशन इन द पोएम इन विच द पोएट एंड द poet's beloved, they get up and we can understand that they must have enjoyed themselves physically, carnally in the night, and they must be not married. This is something very important to understand. And then the poet starts talking about his understanding of the growth of his love, because you know that suppose there is a lover and a beloved and they are very new in their love life, then their major attraction must be physical. Okay, but later on suppose they keep meeting and then they realize that there is something extra in their relationship. It is more of a spiritual kind than of a physical kind. Clear? So that understanding in this poem has been suggested by this title, The Good Morrow. Though it seems quite mundane, quite ordinary that two lovers, you know, when they wake up in the morning, they must be exchanging the pleasantries, they are saying good morning to each other. पर इसमें गुड मॉरो का एक्चुअल मीनिंग आपको समझना है। मान लीजिए किसी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को कभी किसी डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जहां ये पोएम हो और ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाई द टाइटल इज द गुड मॉरो। गुड मॉरो का ये भी मतलब है कि हो सकता है कि जो प्रेमी है, द लवर, उसको रियलाइज होता है कि वो एक खास किस्म की फिजिकल अट्रैक्शन की रात से बाहर आ गया है और उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, इसीलिए अब वो जागा है, और जागा है तो वो गुड मॉर्निंग बोल रहा है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं है एग्जैक्टली कि भाई सुबह कोई प्रेमी उठा है और वो अपनी बिलवट को गुड मॉर्निंग बोल रहा है। ठीक है, अच्छा, इसको मालूम है कि 1633 में पोस्टुमसली यानी आफ्टर डेथ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स कलेक्शन छपा था जॉन डन का, और तो उसमें ये फर्स्ट, इसका ये जो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने फर्स्ट लिखा है यहाँ पे,
इसका मतलब है कि this poem comes in the category of sonnets, and there it was marked as the first. That's why some critics have said that this is a sonnet, but when I read, you would be able to understand that the structure of the poem is 21 lines. So ये एक strict sonnet नहीं है. Okay, that I have written in this description. ठीक है, अब आप यहाँ से पढ़िए क्या लिखा हुआ है. The lovers' musings move from discussing sensual love to spiritual love. ठीक है, तो एक होता है eros, लिख लीजिए eros, eros, उससे एक वर्ड बनता है erotic. So there has been a trend in English literature of writing these kind of poems. जहाँ erotic poetry का हम बात करते हैं, erotic का मतलब होता है sensual, where the whether it is courtly poetry or whether it is जिसको हम बोलते हैं जो गांव से रिलेटेड rustic या bucolic poetry जो होती है, bucolic bucolic, bucolic का मतलब होता है जिसमें हम लोग शेपर्ड्स एंड शेपर्डेस की बातचीत करते हैं. ठीक है, तो दो तरह की जो लिरिक्स या पोएम्स उस वक्त फेमस थी, एक थी स्पिरिचुअल, सॉरी, एक थी आपके जिसको हम लोग बोलते हैं कोर्टली लव ट्रेडिशन. ठीक है, तो कोर्टली लव ट्रेडिशन में बिलवड को मनाना उन कविताओं की मेजर थीम रहा करता था. ठीक है, लेकिन इस पोएम की खास बात क्या है कि देयर द राइटर इज डिस्कसिंग दैट he has realized something spiritual in the couple's love. ठीक है, और अब उनको जिस तरह से वो छुप छुप के मिलते रहे हैं, उस एडवेंचरस मिलने की उनकी जो रांदेवू है, उनका जो मिलने का स्थान रहा है, अलग अलग जो उस वक्त छोटी छोटी होटल्स हुआ करती थी जैसे आजकल होती हैं, बिल्कुल वैसे तो नहीं, बट हाईवेज पे कुछ होटल्स होती थी, वहां पे इस तरह के लोग मिला करते थे. कभी मना कर रहा है कि अब हमें ऐसा मिलने की जरूरत नहीं है. ठीक है, अच्छा एक बात और आपको समझाऊं कि इस पोएम में देयर कम्स टू और थ्री ग्रेट रेफरेंसेस ऑफ बिब्लिकल, बिकॉज इसमें जो रेफरेंसेस आते हैं जो अभी डिस्कस करूंगा, कैथोलिक बाइबल से कुछ रेफरेंसेस लिए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रेफरेंस है वो सेवन स्लीपर्स का है. सेवन स्लीपर्स का जो रेफरेंस है वो कई बच्चों को नहीं समझ में आता है इस पोएम में. सेंट पॉल हुए हैं, उनका वो जो एक अपोस्टल हुए हैं, अपोस्टल मतलब जो क्राइस्ट हैं उनके शिष्य हुए हैं, उन्होंने डिवाइन लव की का डिस्क्रिप्शन दिया है. तो उसमें कैथोलिक बाइबल में और सेप्टुअजिंट में ये कहानी आती है. सेप्टुअजिंट बाइबल का एक पार्ट है. ओके, और द कुरान में भी इसकी कहानी आती है, जिसमें जब रोमन लोग क्रिश्चियंस को मार रहे थे तो कुछ 7 जो लोग थे वो एक गुफा में जाकर के छुप गए थे और 300 साल बाद वापस वो बाहर आए थे. एक कहानी है, मतलब तो उसका ये रेफरेंस आया है कि वो अपने अंधकार के जीवन से एक स्पिरिचुअल रियलाइजेशन लेके जो बाहर आते हैं, तो उसका एक रेफरेंस है, ये आपको मालूम होना चाहिए. दूसरा जो मैं अभी बता रहा था, एक इरोस होता है और एक एगेप होता है. तो AGAPE, एगेप से एक वर्ड बनता है एगेपिक लव, जिसका मतलब होता है, अगर आपको इसको उर्दू और हिंदी में समझना है तो मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 तरह के हम प्यार देखते हैं. एक होता है इश्क हकीकी, एक होता है इश्क हबीबी. जैसे अगर हम माने मीरा की बात करें 1 मिनट के लिए, तो यू मस्ट हैव सीन दैट मीरा when she talks about her passionate love about Lord Krishna, then you must have seen that she considers herself as a beloved or wife of Krishna, and then she has written many psalms, many devotional songs where she has considered herself the other of Radha, and she's competing for the equal love of Lord Krishna. And then there is an imagery in the poem of Meera regarding the concept of sexual or say erotic love also. आपको इसके लिए मीरा को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, मैंने पढ़ रखा है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि whenever I explain John Donne, I always ask my students that if you are writing your answer somewhere, you should mention the reference of Meera, because Meera has also written the same kind of poetry where there is a mixture of erotic and agape. लेकिन ये जो पर्टिकुलर पोएम है इसमें डिवाइन लव का रेफरेंस आता है और राइटर जो है वो एगेपिक लव की बात कर रहा है. ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको मालूम है कि जो जॉन डन थे, उन्होंने अपना धर्म बदला था जेम्स फर्स्ट के कहने से. और जेम्स फर्स्ट जो वहाँ का राजा था, और वो एंग्लिकन चर्च यानी कि प्रोटेस्टेंटिज्म की तरफ जॉन डन को कन्वर्ट करवाना चाहते थे, और लास्ट में जॉन डन ने अपना धर्म बदल भी लिया था, वो कैथोलिक से
प्रोटेस्टेंट बन गए थे, लेकिन कई जगह उनकी पोएम्स में कैथोलिक रेफरेंसेस आते। तो ये मेरे को ऐसा लगा कि मैं आपको ये सारी बातें बताने के बाद ही पोएम की तरफ चलूं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंटरलोक्यूटर है जो पोएट हो भी सकता है और वो लवर भी हो सकता है, ठीक है। इस समरी है, ये आप लोग इसको पढ़ेंगे जब आपको पीडीएफ मिलेगा, जो भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। अब स्टैंजा 1 को मैं स्टार्ट करता हूँ। आई वंडर बाय माई ट्रॉथ। बाय माई ट्रॉथ का मतलब है एक कोलोक्वल स्टाइल में वो कह रहा है कि कसम खाता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। व्हाट दाउ एंड आई डिड टिल वी लव्ड। कहता अब तक जो हमारा प्यार रहा है, मुझे अब आश्चर्य हो रहा है कि हम क्या करते रहे हैं अब तक। मतलब नाउ यू नो ही हैज realized that there is a tinge of a touch of spirituality in his love. So now he's lamenting, he's regretting that you know what he was doing with the physical love earlier, ठीक है। और वो कसम भी खा रहा है। So we can understand the sincerity of whatever the writer is saying or that interlocutor is saying in the poem, in this dramatic monologue. कविता को हम ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कह सकते हैं बिकॉज देयर इज अ ड्रामेटिक सेटिंग, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। वर वी नॉट वीन्ड टिल देन, कहता है क्या हम बच्चे नहीं थे। वीन्ड का मतलब क्या होता है, जो दूध पीते बच्चे होते हैं, जब वो दूध पीना छोड़ देते हैं तब की बात। इसका मतलब वो कह रहा है कि क्या आप, तुझे नहीं लगता अपनी प्रेमिका को, एक रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ रहा है। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, a question whose answer is either known to us or the person who is asking this question। क्या हम बचकाना प्यार कर रहे थे, बचकानी हरकत कर रहे थे, इसका ये मतलब निकल रहा है। बट सक्ड ऑन कंट्री प्लेजर्स। अब यहाँ पे कंट्री का मतलब गांव से है। कहता है हम फालतू में ही, यहाँ पे सक का मतलब चूसना नहीं, इसका मतलब वो कह रहा है कि हम फालतू में ही घटिया जो प्लेजर से वो ले रहे थे। सो बॉडी प्लेजर, द carnal pleasure, the sexual pleasure has been dumped here, by using the term country pleasure childishly। वो कह रहे हैं हम फालतू में छुपते छुपाते, मतलब बॉडीज को मिलने की जरूरत ही नहीं है, हम दूर से भी प्यार कर सकते थे। राइटर को अभी रियलाइज हुआ है, कह रहा है वो हम सब बचकानी हरकत करते थे। और स्नॉटेड वी इन द 7 स्लीपर्स देन। लगता है हम 300 साल तक एक चिर निद्रा में सो रहे थे। स्नॉटेड मतलब खर्राटे भर रहे थे जैसे 7 स्लीपर्स ने। सो यू नो दिस इज समथिंग क्वाइट significant here to talk, that you can understand that he's making a fun of a sarcastic remark on 7 sleepers। clear? He's not eulogizing them, he's not praising them, ठीक है। लगता है हम तो 7 sleepers की तरह सो रहे थे और शायद अब हम जागे हैं, हम बाहर आए हैं। It was so, ऐसा ही था। But this, पर अब जो हमारी रियलाइजेशन हुआ है, all pleasures fancies be, इसके सामने तो ये जितने भी मेरे फिजिकल प्लेजर्स थे अब तक के, वो मुझे कल्पना लगते हैं, खिलौने लगते हैं, इमेजिनरी लगते हैं। फैंसीज का मतलब है, इसका मतलब है now I have realized that agapic love, spiritual love, platonic love is more important than the physical love, okay, or carnal pleasure। If ever any beauty I did see, अगर मैंने इससे पहले कोई जिंदगी में खूबसूरत लड़की देखी हो, तो ये मेटोनमी है। ब्यूटी का मतलब यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज करेंगे, भाई कोई ब्यूटीफुल लड़की, which I desired and got, it was but a dream of thee। साथ में वो तारीफ भी कर रहा है कि लगता है मैंने अब तक कोई भी लड़की को देखा हो, उससे प्यार किया हो, उसकी इच्छा की हो, उसे प्राप्त किया हो, तो वो it was but a dream of thee। वो तेरे से सुंदर नहीं हो सकती, वो केवल तेरा सपना ही रह गई, ठीक है। इसका मतलब है these 2 lines are not very important, but you must have understood the exact gist of this poem now, that where the writer wants to take us to, okay। Now let us move to the next lines, then you can read it from the PDF that I will supply to the students who have taken admission in the classes। Now let us move to the second stanza। And now good morrow to our waking souls। अब now वो कहना चाह रहा है कि अब हमारी आत्माएं जागृत हो गई, now because we have realized, so now let us say good morrow, good morning to the new persona of ours that is beyond our bodies, which watch not one another out of fear। क्योंकि जब हम बॉडीज में होते हैं, फिजिकल लव में होते हैं, तो हमें हमेशा डर रहता है कि कोई हमें पहचान न ले, तो हम डर में मिलते थे। बट ये जो स्पिरिचुअल लव हमें समझ में आया, इसमें अब हमें किसी डर की जरूरत नहीं है। फॉर लव, फॉर का मतलब है बिकॉज, क्योंकि जो प्यार है, ऑल आई लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल। मैं प्यार में इतना खो गया हूं, या प्यार मेरे पर इतना, इट हैज ओवर पावर्ड माई पर्सोना
दैट मेरी जितनी भी दूसरी चीजों को देखने की जो क्षमता है मेरे आंखों की, उसको प्यार ने कंट्रोल कर लिया है. दैट आई कैन सी स्पिरिचुअल लव एवरीवेयर. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं. Any student who has this poem in detail in their courses should, and suppose they get these lines, then they should, write with free hand here, that the writer wants to, or the interlocutor here wants to convey a message, a deep message, which as usual I would link it with the message which Lord Krishna has given in the Gita. कि अगर आपको भगवान का रियलाइजेशन हो जाता है तो फिर आपको समदर्शी हो जाते हो, इक्वानिमिटी आ जाती है, एक वर्ड है इंग्लिश में, इक्वानिमस हो जाते हो, दैट यू सी द वर्ल्ड एंड द सोल्स इन एवरीथिंग. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कैथोलिसिज्म से भी काफी ऊपर कभी पहुंच गया है, क्योंकि कैथोलिक जो रिलीजन है उसमें भी केवल इंसानों में ही स्पिरिट कही गई है, बट राइटर ने तो यहाँ पे बहुत गहरी बात कह दी कि वो कह रहा है कि लव जो है मेरी बाकी सारी चीजों को देखने को कंट्रोल कर रहा है. मतलब आई कैन सी स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल बीइंग्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर वेयर एवर माई साइट गोज, एंड मेक्स वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर. और मैं हर जगह पर देखता हूँ. यहाँ पर लिटिल रूम का मतलब है हर जगह ठहरती है मेरी नजर, जहां कहीं भी मेरी नजर जाती है. लेट्स सी डिस्कवरर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन. कहते हैं दुनिया को, अब देखो ये मेटाफिजिकल स्टाइल क्यों है, क्योंकि आपको मालूम है, मैंने बताया हुआ है पहले भी, कि जितने भी metaphysical writers हैं, they were writing under the influence of the new discoveries, whatever was the Renaissance was revealing the new world of geometry, geography, navigation, medicine, painting, and what not. Okay, so एक वो कह रहा है कि जितने भी दूर दराज में जाकर के ढूंढने वाले समुद्री स्थान है, उनको ढूंढने दो नए नए वर्ल्ड्स को. ठीक है, मतलब मुझे उससे कोई काम नहीं, मेरा मतलब नहीं उससे. Let maps to other worlds on worlds have shown. दुनिया में जो कार्टोग्राफी आ गई है, मैप बनाने की कला आ गई है, कहता है उनको मैप बनाने दो, दूसरे नए संसारों को दिखाने दो. Let us possess one world. लेकिन अब मैं और तू जो अलग अलग हैं वो एक हो जाएं और हमारा एक संसार हो जाना चाहिए. Each hath one and is one. हर एक के पास खुद का एक अलग आधा संसार है, हेमिस्फेयर है. मैंने इस पीडीएफ में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है बच्चों, कि इसमें किसका रेफरेंस आता है, यहाँ पे किस चीज का रेफरेंस दिया राइटर ने. तो आपको मालूम होना चाहिए कि कार्टोग्राफी का जब रेफरेंस आता है इस पोएम में, तो मैंने नीचे 2 नोट्स दिए हैं इस पीडीएफ के. मैं पहले आपको वहां ले जाता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि वो जो राइटर है वो किस चीज की बात कर रहा है. ये जो हेमिस्फेयर की बात कर रहा है उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाऊंगा. इसको वर्नर प्रोजेक्शन बोलते हैं, या आप ऐसा कह सकते हो कि एक खास किस्म के मैप्स हुआ करते थे जिनको कॉर्डिफॉर्म कहा जाता है. कॉर्ड वर्ड जो है, कार्ड कॉर्ड, ये हार्ट के लिए यूज किए जाते हैं. ठीक है, और इन तरह के, इस तरह के जो मैप्स हुआ करते थे उनको हार्ट, आधे आधे हार्ट की तरह इस तरह दिखाया जाता था. मतलब उनको इस तरह से बनाया जाता था कि ये वर्ल्ड का आधा हेमिस्फेयर और ये आधा हेमिस्फेयर. तो राइटर ने इस प्रेमिका और प्रेम लवर और बिलवड के जो हार्ट्स हैं उनको आधे आधे हार्ट्स मान करके कहा कि हमारे दोनों के दिल मिलके एक हो जाए. तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके से राइटर ने जिस तरह से इसने कॉर्डिफॉर्म मैप्स का रेफरेंसेस यहाँ पे लिया है, उससे हम कह सकते हैं कि ये एक सिंसियर मेटाफिजिकल पोएम है. और अभी हम लोग वापस से वहां चलते हैं कि ये रेफरेंस कहाँ तक आगे जाएगा. और मैं उन लाइंस पे वापस आ रहा हूं, देखिएगा कि लेट मैप्स टू अदर्स वर्ल्ड्स ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन, लेट अस possess one world, each hath one and is one. और उसके बाद जब हम थर्ड स्टैंजा पे आते हैं तो ये बात और क्लियर हो जाती है जो मैं आपसे अभी कर रहा हूं. माई फेस इन दाइन आई. मेरा, अगर हम एक दूसरे को देख रहे हैं, द राइटर हैज क्रिएटेड दैट ड्रामेटिक सिचुएशन इन द पोएम, एंड इन दिस लव पोएम ही सेज दैट इफ आई एम लुकिंग एट यू, देन इन your eyes, your eye becomes the mirror and I can see my face in your eye. Okay, and the same thing can be reciprocated, when you look into my eyes, thine in mine appears. ये लाइन समझ में आ गई आप लोगों को. And true plain hearts do in the faces rest. हमारे जो plain hearts हैं, do in the faces rest, मतलब हमारे जो दिल हैं, हम इतने प्योर हो गए हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं कि हमारे दिल हमारी आंखों में, हमारे चेहरों पर नजर आ रहे हैं. वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर्स. और ये उन्हीं हेमिस्फेयर्स की कार्डोफॉर्म्स की जो मैप्स थे उनकी बात कर रहा है कि
हम दोनों आधे आधे दिल हैं और मिलकर के एक हो रहे हैं। विदाउट शार्प नॉर्थ, विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट, है ना। तो इसका मतलब है कि वो एक तरह से ये क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि वेयर कैन वी फाइंड टू बेटर हेमिस्फीयर। ऊपर वाले लाइन से इसको लिंक करेंगे, देन यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन मार्क, दैट there is no sharp north. It means there is no clear cut boundary of your heart as well as mine heart. So you can understand that hearts have been compared here with the codiform kind of maps, which is not possible for a common reader to understand. That's why this is a metaphysical poem. Okay, so he says that north and west, no declining west and no sharp north. समझ में आ गया होगा आपको। Whatever dies was not mixed equally. जो कुछ भी खत्म होता है वो कभी भी इक्वली मिक्स नहीं होता है। इफ अवर टू लव्स बी वन, लेकिन हम दोनों का प्यार जब मिक्स हो जाता है, मतलब दाउ एंड आई, तू और मैं, लव सो अलाइक, हम इतना ज्यादा स्पिरिचुअली प्योर एक जैसा प्यार करते हैं, जैसे कार्डोफॉर्म के मैप्स के आधे आधे दिल होते हैं, उतने अलाइक हैं हम, उतने सिमिलर हैं, दैट नन डू स्लैकन, कि हम दोनों में कोई कमजोर नहीं पड़ता, नन कैन डाई। सो इन अवर लव नोबडी डाइज। सो ये एक जिस नोट पे राइटर ने इस पोएम को फिनिश किया है, उस पे हम समझ सकते हैं कि he has taken all the references of geography, map making and soul making, agape, poetry and all. Okay, so जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो आप इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। आई हैव गिवन, मैं agape पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लूँ सभी स्टूडेंट्स से, whether you are ordinary, casual onlookers on my video, तो हो सकता है आपको पीडीएफ ना मिल पाए, क्योंकि पीडीएफ केवल उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता है स्टडी मटेरियल के तौर पे जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं। तो अगेप का जो रेफरेंस है वो एक ग्रेको क्रिश्चियन का मतलब होता है, ग्रीस और क्रिश्चियन दोनों का जब कल्चर मिक्स होते हैं तो ये अनकंडीशनल लव की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव एंड चैरिटी and the love of God for man and of man for God. The word is not to be confused with philia, brotherly love, or philiatua, self love, जो आजकल masturbation के लिए भी यूज किया जाता है, तो उससे आपको इसको लिंक नहीं करना है। ठीक है, as it embraces a universal unconditional love that transcends and persists regardless of circumstance. It goes beyond just the emotions to the extent of seeking the best for others. अब ये यहाँ तक मैं क्यों पढ़ रहा हूँ डिटेल में, आपको इससे ज्यादा जाने की जरूरत ऑर्डिनरी स्टूडेंट को नहीं है, और जो बच्चा जो भी स्टूडेंट है जिसको पीडीएफ मिलेगा वो इसको डिटेल में पढ़ेगा और अपने लेवल को बढ़ाएगा कि अगेप का मतलब क्या होता है, कि एक अपना लेवल क्रॉस करके दूसरे की भलाई के लिए काम करना, और जो लव है वो हमें ये बात सिखाता है। और क्रिश्चियनिटी में मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, या हिंदुइज्म में मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये इतना ही कभी डिटेल में बैठ करके फेरों के अंदर जो मंत्रोच्चारण के बाद कभी कभी कुछ शादियों में पंडित जी बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, तब आप सुनिएगा। इन इस्लाम ऑल्सो, इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो, इफ यू लिसन टू द होली वाउस ड्यूरिंग द वेडिंग सेरेमनी, तब आपको पता चलेगा कि कैसे एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए कहा जाता है, और कहा जाता है कि इट्स ए यूनिट, यू आर फॉर्मिंग द यूनिट ऑफ सोसाइटी। और ये जो आपका प्यार है वो आपको आगे स्पिरिचुअल बनाता है, लिबरेट करता है, और ऑल ओवर ह्यूमैनिटी के लिए आपको एथिकली तैयार करता है। तो केवल सेक्स के लिए शादी नहीं होती है किसी भी धर्म में, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी सेवन स्लीपर्स का जो रेफरेंस है, सेंट पॉल का जो रेफरेंस है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, और मैंने काफी डिटेल में इनको नोट्स को बनाया है, तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। I'll come up with another video with another poem of John Donne. Thank you very much.